हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हेमंत कुमार आज इस वीडियो में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप में पूछे गए हैं, हम लोग उसको दो पार्ट में लेकर आ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, यानी 10 क्वेश्चन हम शॉर्ट टाइप के एक्सप्लेन करूँगा। आप इस वीडियो में बने रहिए और फिर उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें बाकी जो क्वेश्चंस बच जाएंगे पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस, अगर हम शॉर्ट टाइप की बात करें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईयर BACB क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। BACB बिहार बोर्ड का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ईयर जो है 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कवर कर जाने के बाद हम लोग फिर लॉन्ग टाइप की बात करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं, सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो, शॉर्ट टाइप में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है तो वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है बिहार बोर्ड में, वो पूछा गया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसी के बारे में क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चंस किस चैप्टर से है ये आपको पता चल गया होगा। ये क्वेश्चंस जो है फिजिकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ से ये क्वेश्चंस को लिया गया है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, फिर हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है ना, इलेक्ट्रो का ये दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है। एक बना हुआ है इलेक्ट्रो और दूसरा बना हुआ है लाइट। लाइट का मतलब होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी टूटना, ब्रेक डाउन यानी टूटना है, या फिर डिसोसिएट होना। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके ब्रेक करते हैं, है ना, ऐसे कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो बात आता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम शॉर्ट में AC लिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट को जिसको जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन में डिजल्व करते हैं, है ना, those electrolytes which is dissolve in aqueous solution। aqueous solution का मतलब होता है पानी में। aqueous solution then it's completely dissociate, जो पूरी तरह से क्या हो जाए, टूट जाए, पूरी तरह से डिजल्व हो जाए पानी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जितने भी आयंस होते हैं 100% आयंस जो है डिसोसिएट हो जाए वाटर में, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका एग्जांपल है, मैं आपको बता दूं, NaCl हो गया, HCl हो गया, ये सब इसका एग्जांपल है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आते हैं, NaCl, HCl। ठीक है, तो आपको समझ में आया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फिर हम चर्चा करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप यहाँ देख सकते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है आयंस के अंदर, इसका मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो पार्शियली डिसोसिएट होगा। पार्शियली डिसोसिएट का मतलब होता है कि वो 100% कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। अगर इसका अगर डिसोसिएशन कराया जाए, ये कभी भी 100% इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। ये टूटता है CH3
COO माइनस और फिर H+ में, तो ये पार्शियली डिसोसिएशन हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब भी आपसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनीशन पूछा जाए तो एसिटिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड भी आप ले सकते हो, बेंजोइक एसिड भी आप ले सकते हो, ये सब जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आते हैं। और सारे एग्जांपल हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल आपके सामने है, NaCl है, HCl, जो पूरी तरह से क्या हो जाए, डिसोसिएट होगा। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस करेंगे और फिर तीसरा क्वेश्चन भी हमने नोट डाउन कर रखा है कि राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। 2 कंपाउंड नीचे दिया गया है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है और साथ ही साथ जो है इसका IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम दूसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से जो है हमेशा हायर होता है। सबसे पहले आप ये समझ लो, एग्जाम में अगर जितने भी क्वेश्चंस बॉइलिंग, मैंने मोस्टली क्वेश्चन जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आते हैं उनका आंसर जो है हम लोग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग देते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सबसे पहले, एक तो डिपेंड करता है मोलर मास के ऊपर। किसके ऊपर? मोलर मास के ऊपर, कि अगर मोलर मास भाई बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और दूसरा डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स होंगे उसको हम 2 कैटेगराइज करके दे सकते हैं, या तो मोलर मास को दे दो या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखो। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पूछा जाए 2 कंपाउंड के बीच में रिलेट किया जाए बॉइलिंग पॉइंट को, तो सबसे पहले दोनों कंपाउंड में देखो कि क्या वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है भाई, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन होता है कि व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यानी जब हाइड्रोजन जो है अपने यानी सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आप ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है और उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देंगे, बिल्कुल गलत है। याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जो है क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एल्कोहल का जनरल, अगर इसका हम आंसर दे आपको, तो एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROH होता है। क्या होता है? ROH होता है। और एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो RH होता है। क्या होता है? RH होता है। जैसे मान लीजिए कि R के जगह पे हमने CH3 ले लिया और यहाँ हमने लिख दिया CH3OH ले लिया, तो इसको मेथनॉल बोल रहे हैं, और यहाँ पर हमने लिया तो इसको बोल रहे हैं मेथेन। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अगर एक कार्बन वाला अल्कोहल आप ले रहे हैं तो एक कार्बन वाला एल्केन भी आपको लेना है, ठीक है। अब जरा खुद से देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है, है कि नहीं है? देखो है, बिल्कुल है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर पावरफुल एलिमेंट है, उसके जस्ट बगल में हाइड्रोजन है, तो इस बॉन्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड दे रहे हैं। और यहाँ देखो क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं, यहाँ हाइड्रोजन के जस्ट बगल में कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नहीं है। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जब भी हम कहते हैं तो आपके दिमाग में 3 चीज़ आना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये जो है तीनों एलिमेंट जो है जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना के देते हैं। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और याद रखिए अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या तुम बताओ उसको तोड़ना आसान है? जल्दी नहीं टूटेगा। अगर ये जल्दी ब्रेक नहीं हुआ तो क्या जल्दी से बॉयल होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एल्कोहल के कंपेयर में यहाँ पे क्या है, काफ़ी वीक है, तो ये जल्दी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या देना है? आंसर देना है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका आंसर क्या देना है भाई? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग
बताओ किस में है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इन अल्कोहल। वेरी गुड, अल्कोहल। तो अधिकतर क्वेश्चन आप देखना, जो भी क्वेश्चंस बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हो उसका जवाब जो है मोस्टली क्वेश्चंस का बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। तो आप पहले बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो, अगर बॉइलिंग पॉइंट नहीं है तो फिर उसका आंसर आप मोलर मास से दे सकते हो कि भाई मास ज़्यादा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाए। क्लियर है बात? चलो सेकंड क्वेश्चन मेरा हो गया। आज थर्ड क्वेश्चन पे है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो चैप्टर नंबर जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल जो है और उसके बाद ईथर है, फेनॉल है, चैप्टर नंबर 11 से पूछा गया है। ठीक है, तो आइए अब ये तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, 2 कंपाउंड है जिसका आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चर फार्मूला बताना है और उसके बाद उसका IUPAC नेम बताना है। तो देखो लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है भाई वो होता है C3H6O3। क्या होता है? C3H6O3 होता है, ये ध्यान देना। और टार्टरिक एसिड का होता है C4H6O6, है ना, ये टार्टरिक एसिड होता है। अब इसका आप स्ट्रक्चर बनाओ और इसका IUPAC नेम दे दो। कोई बड़ा आसान चीज़ है, कोई फास्ट काम नहीं है, तो आप इसको आसानी से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 CH और यहाँ हो जाएगा OH और हो जाएगा COOH। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग, आपको दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर ऊपर वाला हम इरेज करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को ऊपर डिटेल। तो आइए, ये नीचे वाला जो आपका लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, लैक्टिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है भाई C3H6O3। ठीक है, C3H6O3। इसका हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। CH3 CH फिर हो जाएगा OH और फिर हो जाएगा COOH। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब कह रहा है इसका IUPAC नेम लिखिए। देखिए IUPAC नेम लिखने के लिए इसका पूरे ओवरऑल कंपाउंड में आप देखोगे तो 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिखेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा और एक जो है एक एल्कोहल दिखेगा। तो आपको पता है कि एल्कोहल जब किसी भी कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा जो है फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उस केस में हमें सीनियर और जूनियर देखना होता है। तो सीनियर कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सीनियर जिधर से कम दूरी पे होगा, लोएस्ट नंबर से होगा, उधर से ही आपको नंबरिंग करने हैं। तो 1 2 और फिर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है बात? जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसके साथ से एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तो जूनियर का नाम एज अ प्रीफिक्स हम पहले लिखते हैं। तो अल्कोहल का नाम पहले लिखेंगे, 2 नंबर पे है तो लिखेंगे अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? बोलो हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और टोटल कार्बन कितने काउंट किए हमने? 3 है ना, तो क्या लिखोगे? प्रोप। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन और 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? चलो दूसरा जो अपने हमसे पूछा गया था B नंबर में वो टर्टेरिक एसिड था। क्या था? टर्टेरिक एसिड। अब देखो टर्टियरिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो मैंने आपको बता रखा है कि वो होता है C4H6O6 होता है। क्या होता है? C4H6O6 होता है। ठीक है, अब देखो इसका भी जनरल, जिसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो होता है COOH CHOH और फिर क्या हो जाएगा? COOH। ठीक है, ये जो टर्टरिक एसिड का फार्मूला है ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब इसमें देखो, आप देखो जब ये देख लो 4 कार्बन आपको मिलेंगे, हाइड्रोजन 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी कितने होंगे? 6 मिलेंगे। अब इसका IUPAC नेम लिखना है तो फिर वही रूल रहेगा भाई कि जिधर से आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उधर से ही आपको नंबरिंग करनी है। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप इसके लिए फ्री हो, आपको लेफ्ट से मन करे लेफ्ट से नंबरिंग करो या फिर राइट से नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो हमने लेफ्ट से किया 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नाम एज अ प्रीफिक्स सबसे पहले लिखना। ठीक है, तो ध्यान से देखो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे तो क्या लिखेंगे भाई? 2,3 2 है तो लगाओगे डाई हाइड्रोक्सी। क्या लिखोगे? 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। डाई क्यों? क्योंकि 2 है इसलिए,
डाई, और 2 नंबर पे 3 नंबर पे तो 2,3, और OH का प्रीफिक्स जो है हाइड्रोक्सी होता है। और टोटल कार्बन कितना काउंट किया हमने बताओ, ब्यूट 4 है, और सिंगल बता ब्यूटेन, और 1 नंबर पे और 4 नंबर पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1,4, और लिखिएगा डाईओइक एसिड। क्या लिखिएगा, डाईओइक एसिड, यानी इसका आईयूपीएसी क्या हुआ 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। तो आई होप ये चीज समझ में आया, आप एक बार कॉपी करें। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। क्वेश्चन बड़ा आसान है कि एनिलीन इज वीकर बेस एक्सप्लेन। सबसे पहले आप ये समझो कि एनिलीन पे हम लोग थोड़ा देर बाद में आते हैं, पहले ये समझिए कि बेस क्या होता है। बेस वीकर या स्ट्रॉन्ग बेस क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग बेस हम किसको बोल रहे हैं और वीकर बेस किसको बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है जो आसानी से लोन पेयर दे दे, इजिली डोनेट लोन पेयर, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर। वैसा स्पेसीज जो आसानी से आपको लोन पेयर दे देता है उसको गेट गुड बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को हम गुड बेस या स्ट्रॉन्ग बेस भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम वीकर बेस की बात करें, वीकर या बेस की बात करें, तो वीकर बेस का मतलब होता है जो आसानी से आपको लोन पेयर न दे, ठीक है, इजली नॉट डोनेट लोन पेयर, ठीक है, जो आसानी से आपको लोन पेयर ना दे, इसका मतलब होता है वो जो होता है वीकर बेस होता है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो आसानी से लोन पेयर दे दे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनिलीन एक वीकर बेस होता है, वीकर बेस जैसे ही आ गया इसका मतलब कि एनिलीन के पास जो लोन पेयर है वो आसानी से वो डोनेट नहीं करता है। अब यही आपको कारण ढूंढना है कि आखिर क्या कारण है कि एनिलीन जो है आसानी से अपना लोन पेयर नहीं दे पाता है, ठीक है। चलो उसके बाद हमें कंपेयर करके ही बताऊंगा एनिलीन के साथ कि कौन इससे स्ट्रॉन्गर बेस है। सबसे पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर याद रखा करें आप। बेंजीन होता है, बेंजीन में आपको याद रखना है कि 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं, और इसके साथ अगर बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप लग गया, ठीक है ना, अगर बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप लग गया तो इस स्पेसीज को हम एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पहले ही लिखा हुआ कि भाई वीकर है, इसका मतलब ये लोन पेयर जो है आसानी से डोनेट नाइट्रोजन नहीं करता है। कारण आपको पहचानना है, रीजन क्या है भाई कि ये डोनेट नहीं कर पाता, उसी रीजन को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ कंजुगेशन है। आपने रेजोनेंस का नाम तो जरूर सुना होगा, और आप ये जरूर जानते हो कि बेंजीन जो है रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड का टूटना और बढ़ना, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइज होना, या फिर कंजुगेशन सिस्टम है वो उसको फॉलो करेगा, वो रेजोनेंस शो करेगा। जरा देखें आप, पाई, सिग्मा और लोन पेयर, यहाँ जो कंजुगेशन सिस्टम है वो पाई है, सिग्मा है, और साथ साथ क्या है भाई, लोन पेयर है, ये है। तो ये जो है रेजोनेंस के कंजुगेशन सिस्टम में आता है, मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस शो करने का मतलब क्या है कि ये पाई, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं जो लोन पेयर्स है, ये डोनेशन के लिए फ्री नहीं होते हैं, यानी डोनेशन के लिए नॉट फ्री फॉर डोनेशन। किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं भाई? लोन पेयर के बारे में। लोन पेयर जो है वो डोनेशन के लिए फ्री नहीं होते हैं। कारण क्या है कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो जाता है। किसमें बिजी हो जाता है? रेजोनेंस में। यानी बेंजीन रेजोनेंस शो करता है, उसके साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बेंजीन, ये लोन पेयर यहाँ डोनेट होता है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटता है, फिर ये डिलोकलाइज होते चला जाता है। तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में बिजी होने के कारण नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी होने के कारण नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को डोनेट नहीं कर पाता है ना, इसीलिए वीकर बेस है। तो कारण क्या लिख रहे हैं? ड्यू टू लोन पेयर प्रेजेंस इन एनिलीन इज बिजी इन रेजोनेंस सो नॉट डोनेट इजली, ठीक है, आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है, इसीलिए वीकर बेस है।
क्लियर है बात। अब इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एनिलीन जो है अमोनिया से वीकर बेस है, इसका मतलब अमोनिया जो है NH3 ये इससे बहुत अच्छा बेस है, इसका मतलब अमोनिया जो है आसानी से अपना लोन पेयर दे देता है। तो वहाँ पे इसलिए कि अगर आप जब अमोनिया से चर्चा करोगे तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है और यहाँ भी एक लोन पेयर है। सर यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होता है, जब यहाँ पे कोई अगर रेजोनेंस नहीं होगा इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है वो कभी भी इसमें रेजोनेंस से बिजी नहीं होगा। अगर बिजी नहीं होगा तो ये आसानी से डोनेट कर पाएगा, तो ये डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल रहता है। तो नो रेजोनेंस की वजह से डोनेट कर पाता है और रेजोनेंस की वजह से डोनेट नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाते हैं, इसीलिए एनिलीन जो है वीकर बेस हो गया और अमोनिया गुड बेस है। क्लियर है बात। चलो कॉपी करो आप एक बार, फिर अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, वहाँ से लिया गया है और आपने ऑस्मोटिक प्रेशर जरूर पढ़ा होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो टाइप्स है वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, वही आपसे पूछा भी जा रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आइसो का मतलब होता है सेम, एक ऐसा सॉल्यूशन या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो सॉल्यूशन जिनका, 2 डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लीजिए कि ये कि बीकर में ये हो गया और ये दूसरे बीकर में हो गया, ये पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया और ये दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, दोनों डाइल्यूट सॉल्यूशन का मान लो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम पाई1 मान लेते हैं और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई2 मान लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका पाई1 इसका हो जाएगा पाई2। तो आप फॉर्मूला जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, पाई बराबर CRT आप जानते हो, पाई बराबर क्या जानते हो, CRT। ठीक है, तो 2 डाइल्यूट सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, यानी इफ, आंसर इसका क्या है भाई, आंसर क्या है, इफ 2 डाइल्यूट सॉल्यूशन, इफ 2 डाइल्यूट सॉल्यूशन having same osmotic pressure then such type of solution is called isotonic solution। क्लियर है बात। प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी पाई1 जो है बराबर हो जाए पाई2 से, तब उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। और इसी से आगे एक और हम बता देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो आपसे पूछा गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर पाई1 जो है बड़ा हो जाए पाई2 से, ठीक है, पाई1 बड़ा हो जाए पाई2 से। और तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है भाई, हाइपोटोनिक में क्या होता है भाई, पाई1 छोटा हो जाता है पाई2 से। तो इससे रिलेटेड ही, इसलिए हमने बता दिया, पाई1 बड़ा हो जाए पाई2 से तो हाइपरटोनिक, छोटा हो जाए तो हाइपोटोनिक, अगर इक्वल हो जाए तो आइसोटोनिक। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है। चलो कॉपी करो, फिर हम अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन किसको बोलते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लें, डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं Cr2O7 2- को। ठीक है, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए 2 क्रोमियम है, तो सबसे पहले आप 2 क्रोमियम लगा लें, 2 क्रोमियम लगा दें। और एक चीज़ समझ लीजिए, क्रोमियम जो है वो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ क्रोमियम 7 बॉन्ड बनाएगा। तो कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 7 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन को आप बीच में कॉमन ऑक्सीजन जो होगा वो दोनों को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दें। फिर उसके बाद अपने पास जो है कितना ऑक्सीजन बचेगा, 6। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है ना, फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और उसके बाद आप सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दें। उसके बाद क्या कर दोगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। देखो 2 4 सॉरी यहाँ ऐसे तो क्रोमियम का जो बाय मिस्टेक हमसे बोला गया, क्रोमियम जो है 6 बॉन्ड बनाता है। 6 बॉन्ड आप देखोगे तो यहाँ 6 बॉन्ड कंप्लीट है, नॉट 7, ओनली 6। तो 6 बॉन्ड यहाँ बनाया जा चुका है, 2 4 5 और फिर 6। ठीक है, तो बनाने का तरीका क्या है, 2 क्रोमियम के बीच में एक ऑक्सीजन लगा देना है, दोनों क्रोमियम को 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड साथ दे देना है, और फिर एक सिंगल बॉन्ड के साथ दे देना है। क्लियर है बात। तो ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर हो गया, और इस पे माइनस चार्ज और इस पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 बाइडेंटेड लीजेंड।
है ना। सबसे पहले ये कह रहा है कि बाइडेंटल लीजेंड का आपको 2 एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि लीजेंड क्या होता है। लीजेंड वो होता है जिसके पास लोन पेयर होता है, यानी जिसके पास भी लोन पेयर होगा उसको हम लोग लीजेंड बोलते हैं। और बात आता है कि सर बाइडेंटल लीजेंड क्या है। बाई का मतलब होता है 2, एक ऐसा लीजेंड जिसके पास 2 डोनर एटम हो, मतलब 2 तरफ से अगर वो डोनेट कर पाए, दोनों तरफ से। इसमें इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका देना है तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे इसमें है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का फॉर्मूला होता है C2O4 2-, C2O4 2-। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बाइडेंटेड है कि नहीं है। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है CO- और होता है CO-। देखो ऑक्सीजन के पास यहाँ भी लोन पेयर पड़ा हुआ है, यहाँ भी लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन इधर से भी डोनेट कर सकता है, दोनों साइड से डोनेट कर सकता है। एक ऐसा लीजेंड जो लोन पेयर दोनों साइड से डोनेट कर पाते हो उसको हम बोलते हैं बाइडेंटेड लीजेंड बोलते हैं। तो ये ऑक्जेलेटो बाइडेंटेड लीजेंड है। एक और एग्जांपल आपको देना है, ये पहला एग्जांपल हो गया ऑक्जेलेटो, और दूसरा एग्जांपल है EN जिसको बोलते हैं। इसका पूरा नाम है इथेन 1,2 डाईएमाइन, ठीक है, इथेन 1,2 डाईएमाइन। इसका स्ट्रक्चर क्या है भाई, CH2 फिर हो जाएगा CH2 और फिर हो जाएगा NH2। तो यहाँ भी इसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, यहाँ से भी एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। तो ये लोन पेयर नाइट्रोजन इस साइड से भी डोनेट कर सकता है और इस साइड से भी डोनेट कर सकता है। तो 2 डोनर साइड है और दोनों डोनेशन के लिए अवेलेबल है, तो इसको बाइडेंटेड लीजेंड कहते हैं। तो आई होप समझ में आया बाइडेंटेड लीजेंड किसको बोलते हैं, जहाँ पे 2 डोनर एटम हो उसको बाइडेंटेड लीजेंड कहते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने, चलिए कॉपी करें फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट, वहाँ से लिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान दें कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है कि सबसे पहले आप ये समझ लें कि डिफेक्ट्स जो आप जो पढ़े होंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड के बारे में, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है और एग्जाम्पल बताइए। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लें कि हमारे पास एक बड़ा सा, मैं आपको एक फिगर बनाता हूँ और वहाँ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड है, सपोज करें आयोनिक कंपाउंड जो कैटायंस और आयंस के मिलने से बना हो, ये कैटायंस और अनायंस के मिलने से बना हो, ठीक है। ये आयोनिक कंपाउंड जिसको हम बोल रहे हैं, कैटायंस मतलब पॉजिटिव और फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और फिर निगेटिव, ठीक है। अगर आप इसमें देखा जाए तो ये सॉलिड का एक स्ट्रक्चर है, कोई भी आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है जहाँ पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज और इक्वल निगेटिव चार्ज है। इसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है। डिफेक्ट्स कब आता है, जब हम इसको हीट करेंगे और यहाँ पर जो कैटायंस है या फिर अनायंस है अपने स्पेस को छोड़ देंगे, अपना जो ओरिजिनल स्पेस है वहाँ छोड़ देंगे और कहीं बीच में आ जाएंगे, जिसको इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है कि जब कैटायंस या फिर अनायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस, यानी हम इसमें याद रखिएगा कैटायंस अनायंस जो हमेशा होंगे वो इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग ऑफ cations and anions, है ना, from their original site and occupied their occupied in interstitial site, ठीक है, ठीक है। पहला ये इसका डिफिनीशन में लिख दिया है कि जहाँ पे कैटायंस इक्वल नंबर में मिसिंग होंगे और अपने जगह को, ओरिजिनल स्पेस को जहाँ पे उनको रहना चाहिए उस जगह को छोड़ करके कहाँ आ जाएंगे, 2 एटम या 2 कैटायन 2 एनायन के बीच में आ जाएंगे। ये जो जगह आपको खाली दिख रहा है ना, इसी को इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक कैटायन गायब हो गया और जैसे मान लीजिए यहाँ से एक अनायन गायब हो गया और कहीं बीच में आके ये पड़ा रह गया, मान लो कहीं बीच में आ जाए और कहीं मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके आ जाए पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है क्या। तो बाहर नहीं गया है, कैटायंस अनायंस जो है अपने जगह को छोड़ करके, ऐसा नहीं कि मतलब कंपाउंड से बाहर चला गया हो, स्ट्रक्चर से बाहर चला गया हो, बाहर नहीं जाता है, वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, ठीक है। तो इस ऐसे डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। अब खुद सोचिए ऐसे डिफेक्ट में क्या डेंसिटी में कोई चेंज होगा,
पहले अगर 10 कटायन थे, 10 अनायन थे, तो अभी भी गौर से देखो 10 कटायन है, 10 अनायन है, यानी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें दूसरा जो दूसरा पॉइंट है, डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, ये हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल भी देना है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा AgCl हो जाएगा, AgBr हो जाएगा, ZnS हो जाएगा, जिंक सल्फाइड ETC कर लेना। ये 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और फिर जिंक सल्फाइड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज नेटवर्क सॉलिड। देखो नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड बात बराबर है। एक ऐसा सॉलिड, द सॉलिड विच इज फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्ड, यानी द सॉलिड, इसका डिफिनीशन क्या है भाई, डिफिनीशन है कि दिस सॉलिड विच इज फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड से अगर कोई सॉलिड बना हुआ है तो ऐसे सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, डायमंड, है ना, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल है, और सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। याद रखिए कोवैलेंट बॉन्ड से बना होना चाहिए, वैसे सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आप इसको कॉपी करें, फिर 10वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसको लास्ट में बचा कर रखा हुआ है। आज इस वीडियो में हम का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा चला गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ही के काम का चीज़ है, जो हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है मैंने, तो आई होप आपको समझ में आएगा, और पूरा वीडियो देखिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप किस ईयर का क्वेश्चन चाहते हैं आप ये भी बता सकते हैं। पहले हम इस लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन को फिजिकल केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, वहाँ से लिया गया है। सबसे पहले ये समझिए कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, वही आपसे पूछा भी गया है कुछ, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए आपने एक लॉ पढ़ा होगा, राउल्ट्स लॉ, आपने इसका, हम थोड़ा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम अच्छे से इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कभी कभी हो सकता है कि आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस आपसे पूछ दे, या फिर राउल्ट्स लॉ पूछ दे, तो इसी से रिलेटेड है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपके दिमाग में राउल्ट्स का लॉ होगा फॉर 2 नॉन वोलेटाइल लिक्विड। राउल्ट्स नाम का एक साइंटिस्ट था, राउल्ट्स ने क्या बोला था जरा आप उस चीज़ को समझा करें, ठीक है। राउल्ट्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वो ये था, ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए हम, आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आपने 2 कंपोनेंट लिया, मान लीजिए ए और फिर बी लिया, ए को हम बोल रहे हैं सॉलिड, ए को क्या बोल रहे हैं सॉल्यूट, और बी को बोल रहे हैं सॉल्वेंट, क्या बोल रहे हैं सॉल्वेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो राउल्ट्स का कहना था कि अगर ए को हम बी में घुलाना चाह रहे हैं तो ए के ऊपर कितना प्रेशर देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, तो ए के ऊपर कितना प्रेशर दिया जाए ताकि ए जो है आसानी से बी के अंदर डिजल्व हो जाए। यानी पार्शियल प्रेशर जानते हो भाई, पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है, जैसे मान लो इस पूरे सॉल्यूशन को, मान लो हमने पूरे सॉल्यूशन को टोटल प्रेशर जो दिया वो 10 ATM दिया, क्या दिया, कितना दिया भाई 10 ATM। अब 10 ATM दिया तो ऐसे ही जैसे ही ये प्रेशर अंदर आएगा वो 2 पार्ट में बट जाएगा, एक ऐसा प्रेशर जो ए को मिलेगा, एक ऐसा प्रेशर जो बी को मिलेगा। वो प्रेशर जो ए को मिल रहा है उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और इसको हम PA से रिप्रेजेंट करेंगे। बात आया समझ में। टोटल प्रेशर हमने दिया 10, इस 10 में से जितना प्रेशर ए को मिला उसको पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, जितना प्रेशर बी को मिला उसको बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो राउल्ट्स का कहना था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी ए को कितना प्रेशर मिलेगा वो डिपेंड करता है कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, इस पूरे सॉल्यूशन में ए का अमाउंट कितना है। यानी ए का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ए को ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, अब बी का अमाउंट ज़्यादा होगा तो बी को ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। यानी PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, ठीक है। तो अगर इसको आप दिस डेट करेंगे तो PA प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो P0 A और फिर क्या हो जाएगा XA, और ये हो जाएगा PB
पी नॉट बी और फिर क्या हो जाएगा एक्स बी। ध्यान से समझा कीजिए। अब आता है कि भाई आइडियल नॉन आइडियल क्या है। आइडियल देखो, जब भी कोई लॉ बनता है, जब भी कोई रूल बनता है, तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, जो उस रूल को फॉलो करना चाहते हैं और जो फॉलो करना नहीं चाहते हैं, कहेंगे हम नहीं फॉलो करेंगे। तो जो फॉलो करना चाहते हैं वो बिल्कुल आइडियल हैं, जेंटल हैं, आइडियल बोलेंगे उनको। यानी जो राउल्स की कही गई बातों को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उनको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। और जो राउल्स की कही गई बातों को नहीं मानते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है बात? यानी हमें अब बताया जाए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या बोला भाई कि द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ। जो राउल्स की कही गई बातों को मानता है उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है बात? जो राउल्स की कही गई बातों को मानता है उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो भाई राउल्स ने क्या कहा? राउल्स ने कहा कि पी ए बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए के, पी बी बराबर होगा पी नॉट बी एक्स बी के, पी टोटल बराबर होगा पी ए प्लस पी बी के, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर होगा 0 के, डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर होगा 0 के। ठीक है, ये सब चीज़ राउल्स ने कहा। ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बराबर होगा थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट के। तो इन सब बातों को जो मानेगा, इन सब पांचों बात को जो मानेगा, उसी को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है बात? अब मतलब इस बात को जो नहीं मानेगा वही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसको भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है बच्चों? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो राउल्स की कही गई बातों को नहीं मानता है। राउल्स की कही गई बातों को जो नहीं मानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। जो राउल्स की कही गई बातों को नहीं मानेगा उसी को हम बोलेंगे नॉन आइडियल। यानी जहां पी ए बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए के, पी बी बराबर नहीं होगा पी नॉट बी एक्स बी के, पी टोटल बराबर नहीं होगा पी ए प्लस पी बी के, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर नहीं होगा 0 के, डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर नहीं होगा 0 के, ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट बराबर नहीं होगा थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट के। तो आई होप आपको समझ में आया कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो जो राउल्स की कही गई बातों को मानेगा उसको आइडियल बोलिएगा, जो राउल्स की कही गई बातों को नहीं मानेगा वो नॉन आइडियल बोलिएगा। ठीक है, तो आपके सामने ये आइडियल और नॉन आइडियल का डिफिनीशन हो गया। आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग खासकर पार्ट 1 में जो 2022 में जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में पूछे गए हैं, हालांकि टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से 10 हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और देखिएगा तो आपको इससे बहुत सारे जो हेजिटेशन थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर इस वीडियो में कोई डाउट बच जाता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप बेफिक्र होकर के आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन करिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। हालांकि ये तो आपका जो सीरियल है पार्ट 1 पार्ट 2 वो तो आएगा ही, लेकिन ऐसे कोई टॉपिक आपके दिमाग में चल रहे हो क्लास 12th में जो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स करता है, समझ में नहीं आता है, तो मैं आप कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा सा ट्रिक्स लेकर आऊँ और उस टॉपिक को आप उस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में क्लियर करके जाऊँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो 10 क्वेश्चंस बच गए हैं शॉर्ट टाइप में उस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।